हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो भी आजकल काफी न्यूज में चल रहा है। इसके कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये न्यूज में चल रहा है, बट अपने को उन पॉलिटिकल रीजंस के पीछे नहीं पड़ना। हमारा जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है किसी भी टॉपिक को लेके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वंदे मातरम। ठीक है, ये इसलिए अभी न्यूज में था, जो हमको पता होना चाहिए। इसको ऑलमोस्ट 150 साल पूरे हो गए हैं। वंदे मातरम को हमारे भारत देश की आत्मा बोला जाता है, नेशन सॉल बोला जाता है। ठीक है, ये एक पोएम से स्टार्ट हुआ, जो कि फ्रीडम का एंथम बना, और एंड में जाके हर लोगों का, जो आम नागरिक थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो सिविल पॉपुलेशन थी, उनके लिए एक सिंबल बन गया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वंदे मातरम के बारे में हम उसका बैकग्राउंड, उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बिना उसकी पॉलिटिकल डिबेट या कंट्रोवर्सी में जाए, हम हमारे टॉपिक को कवर करने का ट्राई करेंगे। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। अभी ये न्यूज में क्यों आया? सबसे पहले हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 7 नवंबर 2025 को पूरे साल भर के लिए जो सेलिब्रेशन है, जो इसका वंदे मातरम की इनॉग्रेशन है, वो स्टार्ट करी है। क्योंकि 7 नवंबर 2025 को इसकी 150 साल पूरे हो गए हैं। जब पहली बार ये बना था वंदे मातरम, उससे लेके आज तक इसके 150 साल पूरे हो गए हैं। इस वजह से जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 7 नवंबर 2025 को पूरे साल भर के लिए जो सेलिब्रेशन थी उसको स्टार्ट करा। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करने का मतलब ये है कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, इसकी जो प्रोफाउंड हिस्टोरिकल, बहुत ज्यादा जो ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है, और जो हमारी कल्चर के साथ जुड़ी हुई आइडेंटिटी है, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखती है। हमारी इंडिया की जो नेशनल आइडेंटिटी है थ्रू आउट द फ्रीडम स्ट्रगल, उसकी एवोल्यूशन की अगर हम बात करें। ठीक है, इवेंट क्या है? 150 साल पूरे हो गए वंदे मातरम के। इनॉग्रेट कब करा? 7 नवंबर 2025 को। फोकस क्या रहने वाला है कि जो हमारा वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है, उसका क्या रोल था, उसने कैसे रोल इंपॉर्टेंट प्ले करा मॉडर्न इंडिया को शेप करने के लिए, जो हम आज के टाइम में देख पा रहे हैं। ठीक है, आपने को बेसिकली हमें कोई भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में जाने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हम जिक्र किस बात का कर रहे हैं, टॉपिक है क्या। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द हैं, ये वंदे मातरम है क्या? जो वंदे मातरम के फर्स्ट 2 स्टेंजर्स हैं, जो पहले 2 पैराग्राफ हैं, ये इंडिया का नेशनल सॉन्ग माने जाते हैं। ठीक है, और हमारी भारत माता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक कल्चरल एलिमेंट हमको डिपिक्ट करने की यहाँ पे ट्राई करी गई है। ठीक है, ये मैंने आपको जो ओरिजिनल इंग्लिश टेक्स्ट है वो प्रेजेंट करा है। ठीक है, बेसिकली जो संस्कृत में लिखा हुआ है इन इंग्लिश फॉन्ट, और जो इसकी बंगाली कंपोजिशन है, और जिसकी संस्कृत कंपोजिशन है। ऑलराइट, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम माल्यज शीतलाम सहस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमें हमारे भारत देश पे गर्व होना चाहिए। हमारे भारत देश की जितनी भी ऐसी कल्चरल या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट चीजें हैं, वो हमको पता होनी चाहिए एज अ इंडियन सिटीजन, एज अ एस्पिरेंट। और जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि एक मोटिव होना चाहिए जब आप किसी एग्जाम के लिए बैठते हो या किसी चीज के लिए आपसे कोई जवाब पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका सोर्स क्या है, वंदे मातरम लिखा किसने, कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये बेसिकली जो वंदे मातरम की जो जर्नी है, वो कहाँ से शुरू होती है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसको स्टार्ट किसने करा? बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि 1838 से 1894 तक जिए। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं बंगाली लिटरेचर में। ठीक है, इनके जो वर्क है, इनके जो बाकी काम है, उसमें जो बंगाल की, जो हमारे इंडिया की जो कल्चरल और जो समाज के स्ट्रगल है उस टाइम के, उसको बहुत अच्छे से कैप्चर करा गया है, जिसने चलते चलते आने वाले टाइम में जो बंगाली जो लिटरेचर कल्चर था और इंडिया का जो अर्ली नेशनलिज्म था, उसको बहुत ज्यादा एक आने वाली फाउंडेशनल शेप प्रोवाइड करी। जब पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा, तो ये पहली बार पब्लिश कहाँ पे हुआ था, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? इसको एक पोएम की तरह में एक लिटरेरी जर्नल में डाला गया था। उस जर्नल का नाम क्या था? भंग दर्शन। ठीक है, इसको नाम याद रखना है, भंग दर्शन। 7 नवंबर 1875, 7 नवंबर 1875 को बंग दर्शन नाम का वहां पे लिटरेरी जर्नल था, उसमें पहली बार वंदे मातरम को पब्लिश करा गया था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, जो कि 19th सेंचुरी के बंगाली लिटरेचर के बहुत बड़े ऑथर थे। अगर हम इसकी बात करें आने वाले टाइम में, जब ये वक्त के साथ आगे बढ़ा, 1875 में पहली बार पब्लिश होने के बाद, इसको 1882 में जो आनंद मठ करके जो पब्लिकेशन थी, जो नॉवल थी, उसमें इसको डाला गया। ठीक है, अगर हम इन जनरल बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको इनके और 2-3 इंपॉर्टेंट वर्क पता होने चाहिए। सबसे पहले दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडल, देवी चौधरानी, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं अपार्ट फ्रॉम दिस वंदे मातरम थिंग। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। पहली बार कब हुआ? फिर 1882 में आनंद मठ में इसको डाला गया, और इनके बाकी के इंपॉर्टेंट वर्क्स
कौन से थे। फिर अगर हम इसकी बात करें, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको स्टार्ट तो कर दिया, इसको पब्लिश तो कर दिया, बट इसको आवाज किसने दी, इसको स्वर किसने दिया, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम क्या बोलते हैं, गुरुदेव। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो जो वंदे मातरम की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो पब्लिक एंथम के रूप में बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्टार्ट करी थी, ठीक है। उन्होंने इस पोएम को अपनी आवाज दी, अपना म्यूजिक दिया और एक ऐसा स्वर दिया जो कि हर प्रोसेशन में, हर असेंबली में गाना शुरू कर दिया गया। हर जगह पे इसकी इतनी जो इंपॉर्टेंस थी वो इंक्रीज होगी। इसकी जो मेलोडी थी, जो इसके स्वर थे, जो इसका आवाज थी, जो इसका म्यूजिक था, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको खुद से कंपोज करा था। और अगर हम इसकी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस की बात करें, ये सबसे पहले परफॉर्म कहाँ पे करा गया था, तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इनको गाया था, वंदे मातरम को, पहली बार कब, 1896 में, जब कांग्रेस का कोलकाता सेशन हो रहा था, इंटरनेशनल कांग्रेस का। उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसको पब्लिकली परफॉर्म करा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको अपनी आवाज दी और मेलोडी दी। पहली बार कब गाया, 1896 के कोलकाता सेशन में, जब इंटरनेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहा था, तब हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको पहली बार यहाँ पे परफॉर्म करा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा वंदे मातरम है, वो हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल के एलिमेंट से उसकी आवाज कैसे बना। नेशनल सॉन्ग तो अब मैं उसकी जो क्रोनोलॉजी एवोल्यूशन वो आपको मैं बता रहा हूँ, वो तो हमने बहुत रिसेंटली बनाया है, उसको बहुत रिसेंटली अडॉप्ट करा है जो नेशनल सॉन्ग है, बट इसका बैकग्राउंड क्या था, ये कैसे आवाज बना। सबसे पहले स्वदेशी अपराइजिंग में अगर हम बात करें, जब स्वदेशी स्ट्रगल चल रहा था, क्योंकि जब 1905 में बंगाल की पार्टीशन अनाउंस करी गई थी, उस टाइम पे देश में माहौल बहुत खराब हो गया था, ठीक है। 1905 में, 1905 में वंदे मातरम हर बेसिकली रैली का, हर प्रोसेशन का एक क्राय बन गया था। एक बोलते हैं ना, जो सिंबल होता है, मान लो कोई जुलूस निकल रहा है, कोई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो नारे लगाए जाते हैं, तो जो वंदे मातरम था वो हर किसी की जुबान पे चढ़ गया था, खास करके स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। ये एक ऐसे मास प्रोटेस्ट में बदल गया जहां पे ब्रिटिशर्स का जो डिसीजन था बंगाल को बांटने का, उसके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था, ठीक है। ये इस टाइम पर आके 1905 की अगर हम बात करें, ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं रह गया था, बट एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्लोगन बन गया था, जो कि रेजिस्टेंस का सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि हमको ये जो आप अत्याचार कर रहे हो, जो अन्याय कर रहे हो, वो हमको मंजूर नहीं है, और हम इसको नेशनल यूनिटी की बात करने के लिए हम इसको आगे लेके जाएंगे। अगर हम इस टाइम पे कुछ की इवेंट्स की बात करें, सबसे पहले इसको पॉलिटिकल स्लोगन यूज करा गया था कैलकाटा में, कहां पे, स्टूडेंट्स के द्वारा वहां पे जुलूस निकाला जा रहा था कैलकाटा में, 7 अगस्त 1905 को, जब जो हमारे स्वदेशी स्ट्रगल था वो स्टार्ट हुआ, तब स्टूडेंट प्रोसेशन के टाइम पे इसको पहली बार एज अ पॉलिटिकल स्लोगन यूज करा गया। अगर हम इसकी मास अडॉप्शन की बात करें कि बहुत बड़े लेवल पे लोगों ने इसको कब अडॉप्ट करा, तो ऑलमोस्ट जब 1905 में, जब कैलकाटा टाउन हॉल में जो बेसिकली प्रोक्लेमेशन था वो पास करा गया था, उस टाइम पे 40,000 लोग प्रेजेंट थे कैलकाटा में, ठीक है। उन्होंने, सब लोगों ने मिलके अपने प्रोटेस्ट के रूप में वंदे मातरम को ओपनली गाया था, जो कि ये दर्शाता था कि हम अथॉरिटीज के सामने झुकने वाले नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल स्लोगन कब आया, मास एडॉप्शन कब आया, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको फॉर्मली अडॉप्ट कब करा गया फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में, जब 1905 का इंटरनेशनल कांग्रेस का वाराणसी सेशन स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे इंटरनेशनल कांग्रेस ने डिसाइड करा कि जितने भी ऑल इंडिया ओकेशन होंगे जो कि एंटी, जो हमारे पार्टीशन स्ट्रगल के लिए चल रहे हैं, उसको हम फॉर्मली अडॉप्ट करते हैं, और जो हमारा वंदे मातरम है ये हर जगह पे यूज करा जाएगा, ठीक है। ये वंदे मातरम एज अ मूवमेंट, एज अ वॉइस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, ये जो एक ऐसा सॉन्ग था, एक ऐसे नेशनल पोएम को जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी आवाज दी, जब जाके ये सॉन्ग बना, वो इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि ब्रिटिशर्स को आके एक पॉइंट पे आके इसको बैन करना पड़ गया, क्योंकि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करा कि ये जो सॉन्ग की एबिलिटी है, ये सॉन्ग की ताकत है, इसने लोगों को बहुत बड़े लेवल पे इकट्ठा कर दिया, यूनाइट कर दिया है, और जो उनके खिलाफ जो रेजिस्टेंस चल रही थी उसको और ज्यादा कंसोलिडेट कर लिया, और जो कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिश राज था, उसके उसके खिलाफ जो आवाज उठ रही थी उसको और डबल कर दिया, ठीक है। तो उनका रिएक्शन क्या था, उनका रिएक्शन ये था, ब्रिटिशर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ब्रिटिशर्स का रिएक्शन ये था कि इस मूवमेंट को, इस नेशनल सॉन्ग को, इस सॉन्ग की पावर को दबाया जाए, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि इस जो वंदे मातरम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी सिंबॉलिक पावर और रिप्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा थी कि ब्रिटिशर्स को डर के चलते इसको बैन करना पड़ गया, और ये जो फ्रीडम का एंथम आगे बनाया जाना चाह रहे थे, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर रोक लगा दी। ब्रिटिशर्स को खतरा क्या था, ब्रिटिश अथॉरिटी को दिख रहा था कि ये जो सॉन्ग है एक बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है रिसर्जेंट नेशनलिज्म के लिए, क्योंकि
1905 से पहले बहुत बड़े लेवल पे इवेंट्स हो चुके थे। सबसे पहले अगर हम बात करें 1857 ऑफ रिवोल्ट की, ठीक है, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने देख लिया था कि भारत देश में माहौल कैसा है, एंड दे वर वेरी वेल अवेयर कि अगर दोबारा से इस चीज को स्पार्क मिला, तो जैसे 1857 में इन लोगों ने हालांकि इस रिवोल्ट को कंट्रोल कर लिया था, इस बार ये नहीं कर पाएंगे। तो ब्रिटिश अथॉरिटी को ये डर सता रहा था कि ये सॉन्ग की पावर इतनी है कि दोबारा से जो देशभक्ति है, जो नेशनलिज्म है, जो फ्रीडम मूवमेंट की जो स्ट्रगल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो लोगों में ज्यादा पावर जगा सकती है। तो उनका रिस्पॉन्स क्या था? उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति विशेष वंदे मातरम को पब्लिकली सिंगिंग या डिस्प्ले करता हुआ पाया गया, तो उसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा और उसको ऊपर सजा दी जाएगी। उस टाइम के जो वॉइस ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने क्या बोला, पुलिस को ऑर्डर दे दिया, अगर कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस में इस चीज को डिस्प्ले करता हुआ या गाना गाता हुआ पकड़ा गया, तो उसको विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी कि लॉर्ड कर्जन को ये बोलना पड़ गया कि अगर कोई भी व्यक्ति इसको गाते हुए पकड़ा गया, तो उसको प्लीज अरेस्ट कर लीजिए। इट वॉज अ सो पावरफुल सॉन्ग। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसकी सबसे दूसरी बात अगर क्या थी, ये मैसेज कैसे स्प्रेड कर रहा था, हर गली के कोने से लेके प्रिंटेड प्रेस तक ये कैसे पहुंचा। जो वंदे मातरम का जो स्पिरिट था वो बहुत ज्यादा एक्टिवली कल्टीवेट करा गया था उन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और उस मीडिया के द्वारा, जो कि जो फ्रीडम स्ट्रगल जो मूवमेंट चल रही थी उसको एक नए लेवल पे, एक नए पेडेस्टल पे लेके जाने के लिए रेडी थे। ठीक है, इन प्लेटफॉर्म ने सॉन्ग की एनर्जी को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ा दिया। एक ऐसे तरीके में स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट में सेल्फ रिलायंस, कि हम खुद के ऊपर यकीन करते हैं। अगर हम ब्रिटिश अथॉरिटी, ब्रिटिश या कॉलोनियल रूल के खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा राइट है, हमारा अ, अधिकार है अपनी आजादी पाने के लिए। और खास करके उस टाइम के जो थिंकर्स थे, पॉलिटिकल थिंकर, जो जो फिलोसफर्स, जैसे कि जो श्री अरबिंदो, उन्होंने इसको स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल एक्ट बताया। उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे नहीं, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। मतलब कि लोगों के अंदर की जो अंतरात्मा है, वंदे मातरम गाने के बाद उसको देखा जा सकता है कि वो लोगों की जो अंतरात्मा है वो उठ रही है, वो जग रही है। ठीक है, इस वजह से सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, स्पिरिचुअल एक्ट भी माना जाएगा। अगर हम बात करें एज अ ऑर्गेनाइजेशन, वंदे मातरम के नाम से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, वंदे मातरम के नाम से बहुत सारे जर्नल स्टार्ट हुए, वंदे मातरम के नाम से बहुत सारे न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए। ये सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले वंदे मातरम संप्रदाय, 1905 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसके जो मेंबर्स थे वो हर संडे मिलते थे और हर संडे की प्रोसेशन में वंदे मातरम को गाया जाता था। ठीक है, और फिर वंदे मातरम एक इंग्लिश डेली जो न्यूज़पेपर था, उसकी स्टेब्लिशमेंट हुई। ये 1906 में स्टार्ट करा गया था बिपिन चंद्र पाल और श्री अरबिंदो द्वारा। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। वंदे मातरम इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर था जिसको 1906 में स्टार्ट करा गया, किसके द्वारा? बिपिन चंद्र पाल और श्री अरबिंदो। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक स्पिरिचुअल फोर्स थी। श्री अरबिंदो ने क्या बोला कि ये जो सॉन्ग है, हर किसी इंसान की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है कि सही क्या है, गलत क्या है, उसके बीच में अगर हम फर्क कर पाए, तो वो लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। तो इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को उसने अवेकन करने का काम करा है। ठीक है, तो जो इसके गाने का तरीका था वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, बट एक स्पिरिचुअल ड्यूटी भी बन गई थी। ये किसका कहना था? श्री अरबिंदो का। ठीक है, ये तो हमने बात करी डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे। ये जो हम नेशनल सॉन्ग की बात कर रहे हैं वंदे मातरम की, इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, इसको ग्लोबल लेवल पे भी देखा जाना शुरू हो गया। अगर हम रेवोल्यूशनरीज की बात करें, जो कि बाहर रह रहे थे, जो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे थे, उन्होंने इस चीज को कैसे परसीव करा, इसको कैसे अडॉप्ट करा। जो हमारा वंदे मातरम का जो सॉन्ग का इन्फ्लुएंस है, वो प्रभाव है, वो सिर्फ इंडिया के बॉर्डर तक ही सीमित नहीं रहा, वो बॉर्डर्स क्रॉस करते हुए बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में फैला। जो कि इंडियन पेट्रोट जो बाहर कंट्री में रह रहे थे, जो भारत देश के नागरिक थे, जो रेवोल्यूशनरी थे, उनको यूनिफाई करने का काम करा। ठीक है, ये एक एक ऐसा डिक्लेरेशन था जो बाहर की जमीन पे, फॉरेन सॉइल पे इंडियन लोगों को आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा था। और ऐसा चीज थी, जो लोग शहीद हो रहे थे इस जंग में, इस लड़ाई में, उनके आखिरी शब्द भी उनके मुंह से वंदे मातरम ही निकल रहे थे। इसकी चीज की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। अगर हम बात करें 1907 जर्मनी की, 1907 जर्मनी में जो शहर था स्टटगैर्ट करके, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक कॉल आउट बॉक्स रिप्रेजेंट करा गया था, जो कि पहला वर्जन बता रहा था इंडियन फ्लैग का। ये एग्जांपल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। जर्मनी में ये फ्लैग स्टार्ट करा गया था, ठीक है, और इस फ्लैग के ऊपर वंदे मातरम क्लियरली डिपिक्टेड था, ये जो इमेज में आपको प्रेजेंट करा गया है। ठीक है, उसके बाद 1909 इंग्लैंड की अगर हम बात करें, लंदन में स्पेसिफिकली उस टाइम पे जो जो रेवोल्यूशनरीज थे, उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थे वहां पे लंदन में मदन लाल ढींगरा। ठीक है, मदन लाल ढींगरा के जो आखिरी वर्ड थे शहीद होने से पहले, वो क्या थे? वंदे मातरम। फिर 1909 में अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें, जनीवा में खास करके, ये देखो, ये कंट्रीज मैंने आपको वर्ल्ड मैप में प्रेडिक्ट करी है। ये जर्मनी, फिर हमारा लंदन, फिर अभी हम यहाँ पे स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने वंदे मातरम मैगजीन नाम से पब्लिकेशन स्टार्ट करी, जो कि नेशनल अवेयरनेस और जो हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की यहाँ पे बात करी गई है। फिर 1912 साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, केप टाउन में खास करके यहाँ पे जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, 1912 में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपको चीजों को कोरिलेट करना पड़ेगा। ये वही जगह है जहां पे गांधी जी थे, और गांधी जी से पहले जो उनके पॉलिटिकल गुरु हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, वो भी यहीं पे थे। उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे जो वंदे मातरम के जो स्लोगन दिए जा रहे थे, उन्होंने बहुत उसको ओपनली एक्सेप्ट करा और उसको बढ़ावा दिया, ताकि लोगों में अपने देश के प्रति जो नेशनलिस्ट एलिमेंट है, जो फीलिंग्स है, उसको और बढ़ाया जा सके। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी एवोल्यूशन, ये अभी एट प्रेजेंट, जब 1912 के बाद 1914-15 वर्ल्ड वॉर हुई, फिर हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, फिर हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, ये थ्रू आउट द टाइम कैसे प्रोग्रेस हुआ, ये प्रोटेस्ट से लेके एक प्रोटोकॉल में कैसे डेवलप हुआ, और हमको एक नेशनल लेवल पे कैसे इसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करी। जैसे जैसे फ्रीडम मूवमेंट मैच्योर होती रही, उसके जो की सिंबल्स है उसको और फॉर्मलाइज बनाया गया, ताकि एक प्रॉपर लेवल में उसको यूज करा जा सके। और उस टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उस टाइम की लीडिंग पॉलिटिकल बॉडी थी, उन्होंने ऑफिशियली अडॉप्ट करा था कि जो वंदे मातरम के पहले दो स्टैंजाज हैं, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए वीडियो की स्टार्टिंग में, ठीक है, उसको उन्होंने ऑफिशियली अडॉप्ट करा था, और इसको बोला था कि इस चीज को हम हमारी पॉलिटिकल लाइफ में लेके आएंगे। और इंडिया की जो फर्स्ट गवर्नमेंट इन एग्जाइल थी, कौन सी थी, आजाद हिंद गवर्नमेंट, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने स्टेब्लिश करी थी, उनके फर्स्ट वर्ड्स भी वंदे मातरम ही थे। ये देखो 1937 में कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, उन्होंने फॉर्मली अडॉप्ट करा कि जो इंडियन नेशनल सॉन्ग होगा, उसके जो पहले दो वर्सेस हैं जो वंदे मातरम के, उसको हम ओपनली अडॉप्ट कर रहे हैं। उसके बाद आजाद हिंद गवर्नमेंट जब बनाई गई थी, ठीक है, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसको वंदे मातरम को जब ये गाया गया था, तब गाया गया था जब ये गवर्नमेंट की स्टेब्लिशमेंट करी गई थी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एट प्रेजेंट हमारे संविधान में क्या प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कैसे लिंक्ड है, ये हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया के साथ कैसे जुड़ा जुड़ा जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके साथ इसका क्या लिंक है। तो जब भारत देश आजाद आजाद हुआ, रिपब्लिक हुआ, उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने बहुत ज्यादा हिस्टोरिक डिक्लेरेशन डिक्लेयर करा। उन्होंने क्या बोला कि जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे वंदे मातरम की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी कि इसको बराबर का दर्जा दिया जाएगा नेशनल एंथम के द्वारा। माइंड यू, नेशनल एंथम और जो नेशनल सॉन्ग है वो दो अलग अलग है। नेशनल एंथम हमारा जो जन गण मन है, और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो हमारा वंदे मातरम है। ठीक है। इसको जनवरी 24 1950 में हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इनॉग्रेट करा गया था। किसने करा? उस टाइम के जो हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या डिसीजन दिया गया था? हालांकि जो जन गण मन है वो हमारा नेशनल एंथम रहेगा, बट जो वंदे मातरम है उसको भी बराबर का दर्जा दिया जाएगा। इस वजह से उसको नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर करा गया। ठीक है। बट जो नेशनल एंथम है वो जन गण मन है, और जो नेशनल सॉन्ग है वो हमारा वंदे मातरम है। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने डिक्लेयर करा कि इसको बराबर का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि इसकी जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो इंपॉर्टेंस है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ कंसेप्ट की बात करें कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में क्या डिफरेंस है, ठीक है, हालांकि जो दोनों कंपोजिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भारत देश के लिए, बट इनके लिए कुछ भारत में बने हुए कुछ कानून अलग है, कुछ प्रोटोकॉल्स अलग है। अगर हम सबसे पहले नेशनल एंथम की बात करें, जो कि जन गण मन है, इसका जो लीगल स्टेटस है, इसको प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत इसको स्टैट्यूटरी, मतलब एक संवैधानिक, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू इसको स्टेटस दिया गया है। ठीक है। उसका जो प्रोटोकॉल है, इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस है, प्रॉपर रेसिटेशन की आपको इसको कैसे गाना है, कब गाना है, इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया गया है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो लीगली कितनी दी गई है? ऑलमोस्ट 52 सेकंड, 52 सेकंड के आसपास। अगर आप इसको गाओगे सही राइम में, सही रिदम में, तो इसको 52 सेकंड लगेंगे। इसके पास एक प्रॉपर स्टैट्यूटरी बैकिंग है। अगर इसकी हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन की बात करें, तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, आर्टिकल 51A सब क्लॉज ए में क्या बोला गया है कि हर आम नागरिक का एक ड्यूटी है, एक ऑब्लिगेशन है कि जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे भारत देश का जो फ्लैग है, और जो हमारे भारत देश का जो नेशनल एंथम है, उसकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे मेक श्योर, यहाँ पे नेशनल एंथम की बात करी है, नेशनल सॉन्ग की बात नहीं करी है। ठीक है। ये हम यहाँ पे जन गण मन की बात कर रहे हैं। अगर हम वंदे मातरम की बात करें, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, इसकी जो लीगल स्टेटस है, इसके पास कोई भी ऐसा कहीं पे बहुत क्लियर एक्सप्लिसिट दिया हुआ संविधान में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग की उसके लीगल स्टेटस प्रोवाइड करे, बट हमारे मोरल बेसिस पे इसको बराबर दी गई है, बट ये ऑलमोस्ट इक्वल नहीं है। अगर इसके हम प्रोटोकॉल की बात करें, तो इसके पास कोई भी लीगल एटिकेट या प्रोटोकॉल नहीं है। और अगर हम ऑनर की बात करें,
तो जो हमारे प्रेसिडेंट 1950 के डिक्लेरेशन में उन्होंने क्या बोला कि नेशनल सॉन्ग को हम जो वंदे मातरम है इसको हम इसके बराबर तो नहीं लेके आ सकते कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस के हिसाब से, बट इसका जो बराबर का जो अधिकार है, जो बराबर की रिस्पेक्ट है, जो स्टेटस है, वो सेम रहेगा जो हमारा नेशनल एंथम है। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, इसका जो स्टेटस है, जो फ्रीडम मूवमेंट में जो इसने ऐतिहासिक रोल प्रोवाइड करा, ऐतिहासिक रोल प्ले करा, इसकी वजह से इसको बराबर का अधिकार दिया गया है। ये सिर्फ मॉरल और सिविक एटीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लीगल स्टेटस में ये दोनों बराबर नहीं है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद अगर हम बात करें क्रक्स क्या है इस पूरी चीज का, जो वंदे मातरम की लेगेसी ये है, जो दशकों से चलती आ रही है, ये पूरे जो हमारा भारत देश है उसकी आत्मा बन के चला है, ठीक है। अगर हम इसकी लिटरेरी ओरिजिन की बात करें तो जो वंदे मातरम है, सबसे पहले स्टार्ट कैसे हुआ, एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस, जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे उसके टाइम पे इसको यूज करा गया था। फिर ये नेशनल यूनिटी, हमारे भारत देश में एकता को लेके आया। फिर श्री औरोबिंदो ने जब इसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कंसेप्ट दिया, तो ये हमारे जो कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, उसकी सेल्फ अवेयरनेस, हमारे स्पिरिचुअलिटी के कंसेप्ट में इसको लिंक करा गया, ठीक है। अभी ये जो 150 साल की कमेमोरेशन है, जो इसकी सेलिब्रेशन हमने स्टार्ट करी है, ये सिर्फ इसको रिमेंबर करने का तरीका नहीं है, बट एक ऐसा ऐतिहासिक पल है, एक ऐसा ऐतिहासिक मूवमेंट है जो हमको बंकिम चंद्र चटर्जी का उस टाइम पे जो विजन था भारत देश को लेके, उसकी जो रिफ्लेक्शन है, उनका जो आइडिया है, उसको एक न्यू तरीके से, रेन्यूड तरीके से भारत में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करा गया है। और जो हमारा सॉन्ग है, ये जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इसका जो सेंट्रल रोल रहा है हमारे मॉडर्न इंडिया को, खास करके जो हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको शेप करने में, हमारे मॉडर्न इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को शेप करने में इसने बहुत सेंट्रल रोल प्ले करा है। इससे कुछ की वर्ड्स आपको याद रखने हैं, अगर इस चीज पे आंसर आएगा या कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री का कोई टॉपिक आता है जो फ्रीडम मूवमेंट के साथ लिंक्ड है, तो आपके पास ये कीवर्ड्स रेडी होनी चाहिए, ठीक है। और लेट मी मेक माई सेल्फ दोबारा एक बार क्लियर कि हमने ये जो प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज करा है, वे ऑफ टीचिंग चेंज करा है, ये सिर्फ आप लोगों के बेनिफिट के लिए करा है, क्योंकि ऐसी चीजें, ऐसी विजुअल चीजें जो आपकी मेमोरी में ज्यादा लंबे टाइम तक रहेंगी, वो अच्छे आंसर्स के फॉर्म में आपको अच्छे मार्क्स देके जाएंगी, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए, नेशनलिज्म, यूनिटी, सेक्रीफाइस, डिवोशन, रेजिस्टेंस। ऑलराइट, उसके बाद बेसिकली हमारा पूरा क्रक्स था, हमारे कंक्लूजन था, हमको बेसिकली ये एक स्किल होती है, ठीक है, ये एक टैलेंट है। कोई भी पॉलिटिकल डिबेट में, कोई भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में से अगर आप अपना एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से अपना टॉपिक प्रिपेयर कर पा रहे हो, देन यू आर ऑन अ वेरी गुड ट्रैक। ऑलराइट, किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना, एज ए एस्पिरेंट, एज ए स्टूडेंट, हमको ये पता होना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या हमको फायदा देगा, क्या हमको नुकसान देगा, पहले क्या रोल प्ले करा, अब क्या रोल प्ले करेगा, कोई लीडर क्या बोलता है, कोई पॉलिटिकल लीडर क्या बोलता है, इसको हमने ध्यान नहीं देना। इसकी जो सिग्निफिकेंस है आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। नेशनल एंथम हुआ, नेशनल सॉन्ग हुआ, भारत का हमारा संविधान हुआ, फ्लैग हुआ, ये हमारे सेंट्रल एलिमेंट्स हैं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इसको आगे लेके आने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए अपनी जान तक दी, और ऐसे ऐसे हमारे मार्टियर्स, ऐसे ऐसे लोग हमारे शहीद हुए हैं जिनके आखिरी शब्द क्या थे, वंदे मातरम, ठीक है। तो इस चीज पे अगर कोई व्यक्ति विशेष डिबेट कर रहा है कि वंदे मातरम की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको खुद समझना चाहिए कि हमारे सिलेबस के लिए नहीं, बट एज अ इंडियन सिटीजन ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ऑलराइट, ये था हमारा पूरा टॉपिक वंदे मातरम के ऊपर। हमने पूरी क्लास में, हमने पूरी वीडियो में कोई भी पॉलिटिकल डिबेट के ऊपर बात नहीं करी है, ना हमने कोई फालतू बात करी है। हमने इसका लिटरेरी ओरिजिन देखा, मूवमेंट में कैसे इसने हेल्प करी, क्या स्टोरी है, क्या बैकग्राउंड है, क्या सिग्निफिकेंस है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में क्या डिफरेंस है, लीगल बैकिंग क्या है और इसका प्रोटोकॉल क्या है। ऑलराइट, दिस वॉज ऑल अबाउट वंदे मातरम। इसको 150 साल पूरे हो गए हैं, अब ये पूरा एक साल इसकी जो सेलिब्रेशन है वो चलेगी, और हमको इसके बारे में पता होना चाहिए था। एंड आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, ठीक है। थैंक यू सो मच।